अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारी पहली एपिसोड है और हमारे साथ कराची के मशहूर फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर आर्म रेसलिंग चैम्पियन जनाब असद सिकंदर साहब मौजूद हैं। ये जो जिम है ये डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में है और माई जिम के नाम से मशहूर है। यकीनन आपने इसका नाम सुना होगा। आज हम असद भाई से इनके बारे में भी जानेंगे और प्लस जो इनकी एक्सपर्टीज़ है ख़ास तौर पे आर्म रेसलिंग के हवाले से और एज अ ट्रेनर, बॉडी बिल्डिंग के जो ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर हैं, उसके हवाले से भी कुछ बातें इनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, माशाल्लाह आपके यहाँ जिम आके बड़ी खुशी हुई। बहुत ज़बरदस्त जिम है ये, माई जिम। जी जी बिल्कुल, तो बेस्ट जिम इन पाकिस्तान। जी जी माशाल्लाह। और कब से आप यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं? मुझे अराउंड तकरीबन कोई 2 साल का अर्सा हो गया यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली जो है आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी सिंध के अंदर और ये माशाल्लाह चैम्पियन बने। और आप ज़रा बताइएगा कि क्या वो मतलब चैम्पियनशिप थी और कैसे आप आगे तक पहुँचे। पहले ये मिस्टर पंजाब हो चुका है, मिस्टर KPK, मिस्टर बलूचिस्तान एंड देन सबसे लास्ट में मिस्टर सिंध था, जिसमें कुछ टोटल 12 क्लासेस थी, वेट कैटेगरीज थी 5 kg के डिफरेंस से। और मैं अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल भी हुआ हूँ और ओवरऑल चैंपियन भी मैं बना हूँ। जी बिल्कुल, जो मेरी वेट कैटेगरी थी वो अराउंड 90 to 95 वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। असद भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब अपना आर्म रेसलिंग का कैरियर स्टार्ट किया जी, तो आप काफ़ी पहले से ये मतलब स्पोर्ट्स खेलते आ रहे हैं उस वक्त और अभी में पाकिस्तान में और कराची में बिलखुसूस स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या चेंजेस देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस दौर में मैंने आर्म रेसलिंग यहाँ पे कराची में स्टार्ट किया, पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास साथ में प्रैक्टिस करने के लिए कोई होता नहीं था। हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए। चंद ही नाम थे, जिसमें से फ़ारूक शबीर का मैं नाम लूँगा जो कि PAWF के प्रेसिडेंट भी हैं और फाउंडर भी हैं। अवेज़ भट्ट ABL के फाउंडर हैं। तो यही 2 नाम हैं जो कि पाकिस्तान की आर्म रेसलिंग को काफ़ी आगे लेकर आए हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आर्म रेसलिंग ग्रो हो रही है। अभी हमारे पास बहुत लड़के हैं जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। अराउंड कोई हमारे पास 150+ बॉयज़ हैं जो कि कराची में हैं, जो कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर प्रैक्टिस सेशंस करवाते हैं। आर्म रेसलिंग होती है हर वीक, अब सेशन हो रहे होते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था और टेबल्स हमारे दौर में नहीं होते थे। बड़े टाइम बाद हमारे पास आर्म रेसलिंग के प्रॉपर टेबल्स हमें मिले हैं, जिसके ऊपर फिर हमने अपनी वर्कआउट स्टार्ट किया है। आजकल के लड़कों को ये एडवांटेज है कि उनके पास सब चीज़ें मौजूद हैं, आर्म रेसलिंग टूल्स। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से कोई इंटरनेशनली आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप कोई लड़ने का भी गया है और अगर गया है तो कौन गया है, क्या रिज़ल्ट रहा और अगर नहीं गया तो अभी तक क्यों नहीं गया? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इन्विटेशन तो हमारे पास काफ़ी बार आए, लेकिन मुझे कुछ सही से करेक्टली इनका ईयर याद नहीं है कि किस ईयर में हमारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। एक हमारे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मोहम्मद अली ख़ान उनका नाम है, जो कि वर्ल्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन लेवल थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे और वहाँ पे, तो कोई वो पोजीशन सिक्योर नहीं कर सके हैं अपनी कैटेगरी के अंदर। लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट आर्म रेसलर इन पाकिस्तान। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे आर्म रेसलिंग टेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बगैर उसके भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्म रेसलिंग में कौन कौन से मसल ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है और आप इनको किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं स्पेसिफिक मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, आर्म रेसलिंग के अंदर अगर देखा जाए तो मेजर मूव जो है वो 2 से 3 है। इसमें एक टॉप रोल का मैं नाम लूँगा, फिर टॉप रोल के अंदर वेरिएशंस है काफ़ी सारी, हुक में बोलूँगा, हुक में वेरिएशंस हैं, इसी तरह डेड रिस्ट है, शोल्डर प्रेस है, शोल्डर रोल है। तो ये छोटे छोटे नाम, बड़े बड़े नाम हैं और इनके अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। अदिल भाई, ये एक अच्छा स्ट्रैप है, वैसे कि आर्म रेसलिंग स्ट्रैप तो नहीं है, लेकिन हम इसको स्ट्रैप को आर्म रेसलिंग पर्पस एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट आपको बताऊं, आप स्ट्रैप को ऐसे ग्रिप करें एंड देन सिर्फ आपने इसको पुल करना है स्ट्रैप के थ्रू। ओके, या देखिए मेरी मूवमेंट क्या आ रही है, ये आर्म रेसलिंग की चीज़ होती है बैक प्रेशर। ठीक है, बैक प्रेशर, अगले बंदे को पुल करना। तो ये स्ट्रैप में इसको एकदम स्ट्रेट जो है, मैं इस एक्सरसाइज को इसमें यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, अगर आप इस स्ट्रैप के साथ करेंगे
आप इसको फिर ऊपर भी कर सकते हैं। या आपने इसको ऊपर कर लिया, या आपकी पोजीशन चेंज हो गई, या आप थंब इसको फंसा लें यहाँ से, देन आप इसको। और मैं बोलूँगा कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। 10 to 15 मिनट्स का आप अपना हर बॉडी पार्ट वार्म अप करें, देन आप इसको फिर स्टार्ट करें। तो अभी आपके ये मेरे ख्याल से प्लस 18 हो गए जी, अराउंड 18.5 एंड 19 के बिटवीन। बेसिकली हैंडल है ये, क्योंकि पतली ग्रिप है, लेकिन बहुत सारे अमूमन आर्म रेसलर जो हैं वर्ल्ड वाइड वो फैट ग्रिप को यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि काफ़ी जहाँ तक मेरा ख्याल है वो 3 इंच तक उनकी विड्थ होती है, 3 to 4 इंच, तो वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब जैसे कि आप देखिए मैं इसको खाली फिंगर्स के ऊपर मैं इसको होल्ड किया हुआ है, अगर मैं इसको फिंगर से यूँ कर रहा हूँ इट मीन्स कि मैं अपने फिंगर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। ओके, आप देखें मेरी फिंगर की मूवमेंट देखें खाली, ठीक है। अब मैं इसके साथ साथ इसको क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, यानी कि ड्रैग कर रहा हूँ अपनी एल्बो को। अब ये अगर आर्म रेसलिंग टेबल होता प्रॉपर मैं आपको फिर सही से करके दिखा सकता था। अब यही चीज़ आप देखिए मैंने अपनी रिस्ट को ट्विस्ट कर लिया, अंदर की तरफ घुमा लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिंगर्स को मैंने ग्रिप किया हुआ है, एंड देन ये जो मूवमेंट है दिस इज कॉल्ड साइड प्रेशर विद हुक। मैंने रिस्ट भी घुमा दिया। अगर मैं सीधी रिस्ट के ऊपर इसको परफॉर्म करूँ लाइक दिस, ये एक प्रेस मूवमेंट है, इसमें ट्राइसेप का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और शोल्डर का। ये शोल्डर प्रेस के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड शोल्डर प्रेस। और ये चीज़ मैं अगर इस पर यूँ कर लूँगा तो ये हुक मूवमेंट हो जाएगा मेरा, जिससे आप बाइसेप कनेक्ट हो जाता है, आपका फोर आर्म, आपका लेग मसल, आपका ट्राइसेप मसल। तो ये 2-4 बेसिक आर्म रेसलिंग के मूव्स हैं। फिर इनके अंदर छोटी छोटी वेरिएशंस है जिनको लोग ट्रेन कर रहे होते हैं काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स के साथ। आर्म रेसलिंग टूल्स हैं, अगर वो होते तो मैं आपको सही से करके दिखा सकता। फोर आर्म्स के लिए मैं अगर फोर आर्म्स की बात करूँगा तो 60 to 70% आपका फोर आर्म का यूज़ है, बिल्कुल आपका होना चाहिए। तो बेसिकली उसके ऊपर भी 2-4 बेसिक मूवमेंट हैं, यानी कि जैसे कि ये रिवर्स कर्ल्स की पोजीशन है, ठीक है। थंब आपने बाहर की तरफ रखना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है, एंड देन आपने इसको पुल करना है। अब इसमें जो मसल टारगेट हो रहा है, आप देखें ये जो मसल है ये यहाँ तक आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड ब्रैकियालिस, जो कि आर्म रेसलिंग में काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। ख़ास तौर पे ये टॉप रोलर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये वाला मूवमेंट। आपको जब आप किसी को पुल कर रहे होते हैं, आप किसी को बैक प्रेशर ले रहे होते हैं, ये जितनी भी ट्रेनिंग है ये आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके जॉइंट्स को, आपके लिगामेंट्स को, आपके टेंडन्स को, सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन अगर आपके पास टेबल टाइम, यानी कि आप किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं है आपके साथ, तो ये सब चीज़ें किसी काम के नहीं है। तो 50% आपका टेबल टाइम है जो कि आप आर्म रेसलिंग करते हो वीकली, एंड देन 50% आपकी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग है विद टूल्स। अगर ये 2 चीज़ें आप साथ साथ लेके चल रहे हो तो आप इस स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक जा सकते हैं, जो कि अक्सर वर्ल्ड वाइड आर्म रेसलर जो हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकन हो गए, यूक्रेनियन हो गए, रशियन हो गए, जॉर्जियन हो गए, कैनेडियन हो गए, ये सब अभी आर्म रेसलिंग टूल्स के ऊपर और टेबल टाइम दोनों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डेडलिफ्ट आप समझ लेंगे, डेडलिफ्ट को एक खिताब दिया गया है फादर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें हमारी पूरी बॉडी इंगेज होती है, पूरी बॉडी एक साथ जो है, माइनर मसल, मेजर मसल, हमारे शोल्डर, बैक, हमारे फोर आर्म्स, हमारे ट्रैप्स, लोअर बैक, हमारा पूरा कोर, हमारे हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काफ्स, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जाके अभी एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाते हैं। और ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। मैं अपना खुद बता रहा हूँ, मैं जब भी डेडलिफ्ट परफॉर्म करता हूँ तो मैं इसके ऊपर पहले 2 से 3 सेट्स बैक एक्सटेंशन के परफॉर्म करता हूँ, और वो किस तरीके से परफॉर्म करता हूँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लोअर बैक को मैं सिर्फ वार्म अप करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि अगर मैं फिर हैवी वेट्स की तरफ जाऊँ, हैवी डेडलिफ्ट्स की तरफ जाऊँ, फिर मुझे कोई इंजरी का कोई खतरा ना हो। ठीक है, कोशिश आपने इसमें ये करनी है कि आपके नी बिल्कुल स्ट्रेट हो, लॉक हो, सही है। अक्सर लोग इसमें अमूमन क्या करते हैं, तो इस पोजीशन में यूँ करते हैं और फिर वो नीचे जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत पोजीशन है। आपके नी एकदम स्ट्रेट होंगे, बैक एकदम स्ट्रेट होगी, लुक फॉरवर्ड, ये एक्सरसाइज का रूल है। आप इसमें हाथ अपने चेस्ट पे रख सकते हैं, अपने हेड पे रख सकते हैं,
लेकिन आप जब भी नीचे जाएंगे इस पोजीशन में, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सामने की तरफ ही देखना है, अपनी गर्दन आपने यूं नीचे ही नहीं करनी। अगर आप नीचे करेंगे तो आपकी बैक राउंड हो जाएगी, चेस्ट आपका नीचे हो जाएगा, इट मीन्स कि आपकी पोजीशन ख़राब हो गई है। लेकिन जब आपने पोस्टर की सामने की तरफ रखेंगे, सामने देखेंगे, आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी, तो आपका पूरा फोकस आपकी बैक पे यानी कि लोअर बैक पे जा रहा होगा और हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर आ रहा होगा। स्लो डाउन एंड स्लो अप एंड स्क्वीज योर बैक। ओके, इसको आपने फास्ट परफॉर्म नहीं करना लाइक दिस, आपने इसको स्लो परफॉर्म करना है। स्लो डाउन एंड स्लो अप एंड स्क्वीज योर बैक। ठीक है, एक्सटेंशन के बाद फिर मैं आपको डेडलिफ्ट परफॉर्म करके बता रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं ये बताता चलूँ, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है ग्रिप्स से। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसको यूँ पकड़ते हैं एक हाथ को और दूसरे हाथ को यूँ पकड़ते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूँ कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका एक हैंड वीक है या आपके हाथ से बार स्लिप हो रही है, जैसे कि आप ऐसे ग्रिप करते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड हुक ग्रिप। अगर आप इसको यूँ ग्रिप कर रहे हैं एंड पुल कर रहे हैं आप इसको, सही है, तो इसमें क्या होता है, लोगों का हाथ इस तरह की खुल रहा होता है। सही है, अब इसमें क्या होगा, जब आप एक हाथ से ऐसे ग्रिप करेंगे, दूसरे हाथ से ऐसे ग्रिप करेंगे, तो इसमें आपको बार को होल्ड करने में आसानी हो जाती है। इस वजह से आपका बार इसमें स्लिप नहीं होता। सबसे पहले आप अपना स्टांस शोल्डर बिट पे रखें। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा वाइड हो, आपके हाथ भी। ठीक है, स्लो अप एंड बार आपके नीज के बिल्कुल करीब होगा, इसमें दूर नहीं होगा। ओके, जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो आप सामने की तरफ देखेंगे, आपका बैक स्ट्रेट होगा, आपका चेस्ट अप होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मेरी बैक आपको स्ट्रेट नज़र आ रही होगी। ठीक है, राउंड नहीं है। अब यही है कि अगर मैं अपने शोल्डर ड्रॉप कर दूंगा लाइक दिस एंड हिप में उठा लूंगा तो मेरी बैक राउंड हो जाती है। ठीक है, आपको हल्का सा स्लाइडली बैंड होना है, आपके जो नीज हैं आपके टोज से आगे नहीं जाएंगे, आपने सामने की तरफ देखना है, चेस्ट अप रखना है एंड देन आपने इसको लिफ्ट करना है। सही है, टच एंड आपको अपने हिप जॉइंट लॉक करना है। इसमें क्या होता है, अक्सर लोग यहाँ लाके छोड़ देते हैं इसको। बेसिकली आपने स्ट्रेट होना होता है और अपना हिप जॉइंट्स में लॉक करना होता है। ओके, हर मसल को हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की हर फेवरेट एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर बाइसेप की जहाँ तक बात है तो मैं अगर टॉप टू बॉटम इसको अगर ट्रेन करता हूँ तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है प्रेशर कर्ल, जो कि मैं इजी बार पे परफॉर्म करता हूँ। हाँ, इजी बार पे भी परफॉर्म करता हूँ, फिर इसकी मशीनरी है उसके ऊपर भी परफॉर्म करता हूँ। एंड देन फिर मैं सेकंड एक्सरसाइज जो प्रेफर करूँगा, इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल। इंक्लाइन बेंच के ऊपर बैठ के जब आप डंबल कर्ल कर रहे होते हैं तो आपका टॉप टू बॉटम बाइसेप ट्रेन कर रहा होता है। फिर वो आपकी वेरिएशंस आ जाती हैं कि आप अपना आउटर बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो या इनर बाइसेप आप ट्रेन कर रहे हो। देन फिर आप वाइड ग्रिप के ऊपर, फैट ग्रिप्स के ऊपर, डंबल्स के ऊपर, हैमर पोजिशनिंग के ऊपर, तो 15-20 एक्सरसाइज तकरीबन बन जाएंगी बाइसेप्स की। तो ये है अदिल भाई हमारा मैनुअल प्रेशर कर्ल, जिसके बारे में आपको बताया गया। ये बाइसेप को ट्रेन करने के लिए मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। बाकी का ओपिनियन मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी नज़र में इससे अच्छी एक्सरसाइज और मशीनरी बाइसेप ट्रेन करने के लिए नहीं होती है। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन की। फिर जहाँ तक रही अपना साइज़ की बात, तो ये भी एक काफ़ी एक लंबी डिबेट है कि अक्सर लोग यही बोलते हैं कि इसमें फिर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं कि आप 1 से 2 रैप पर हो, 8 से 10 रैप पर हो, या 15 to 12 के ऊपर हो, या 20 to 25 रैप्स के ऊपर हो। फिर देन आपकी रिकवरी एंड प्लस आपकी डाइट, तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक होता है। देन आप मसल हाइपरट्रॉफी की तरफ लेके जाते हैं। सही है, तो इस एक्सरसाइज को बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हिट किस तरीके से की जाती है, इसको परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आप अपनी सीट एडजस्ट करते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। ठीक है, कि बस ये चीज़ ज़्यादा नीचे ना हो और ज़्यादा ऊपर ना हो। ठीक है, आपका ट्राइसेप मसल सीट के साथ बिल्कुल लगा हुआ हो। और इसमें बेसिकली 2 ग्रिप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको अंदर वाली ग्रिप के ऊपर ट्रेन करके दिखाता हूँ। एल्बो आपकी ज़्यादा वाइड ना हो। ठीक है, आप इसमें हुक ग्रिप भी ले सकते हैं, थंब बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर आपने स्लोली नीचे लेके जाना है फुल मूवमेंट के साथ। ठीक है, एंड आपने इसको फुल ऊपर की तरफ लेकर आना है।
ठीक है, ये आपकी फिनिश मूवमेंट है। और इसमें आप जब बार नीचे लेके जा रहे हो तो आपने अपना शोल्डर मसल पीछे की तरफ रखना है, सही है। इसको आपने आगे यूं नहीं लेकर आना है। जब आप शोल्डर मसल आगे की तरफ लेकर आएंगे तो आपको बाइसेप्स के ऊपर लोड हट जाएगा। और आपकी जो रिस्ट की पोजीशन है, फिस्ट, अक्सर लोग इसमें आपने देखा होगा कि डेड रिस्ट नीचे करके कर रहे होते हैं, ये आपकी रिस्ट के लिए ठीक नहीं होता और आपके बाइसेप के ऊपर भी इतना लोड नहीं आ रहा होता है। आपने अपनी रिस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, स्लो डाउन एंड स्लो अप। इसमें आपका बाइसेप टॉप टू बॉटम ट्रेन हो रहा होता है। ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज भी है और सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेंच प्रेस करते वक्त आपको अपने जो फीट है वो नीचे रखने होते हैं, ठीक है। आपने मेजॉरिटी लोगों को देखा होगा कि उनकी एक टांग ऊपर होती है, ठीक है, वो बेंच परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसी की दोनों टांगें ऊपर होती हैं, वो बेंच परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बेसिकली बेंच की जो सही जो आपको पावर जो मिल रही होती है वो आपको आपके नीचे से मिल रही होती है, हैमस्ट्रिंग्स, आपके काफ्स, ग्लूट्स से। अगर आपके पैर एकदम जमे हुए होंगे, पीछे साइड भी होंगे, तो आपका बेंच अच्छा हो जाएगा। हैवी बेंच प्रेस करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इसकी मैं आप लोग स्टैंडर्ड ग्रिप बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होती है, ठीक है। ये हमारा इसमें निशान दिया हुआ होता है, सही है। अच्छा, बेंच प्रेस करते हुए अक्सर लोग यही कहते हैं कि ग्रिप क्या रखें। वो बहुत से लोग अपनी फिस्ट को सीधा रखते हैं और कुछ लोग अपनी फिस्ट को ऐसा रखते हैं और कुछ लोग अपनी बेंच यहाँ से पकड़ते हैं, ठीक है। जो मेरी जो टेक्निक है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, वो टेक्निक यही है कि मैं बेंच को इस तरीके से ग्रिप करता हूँ और मैं इसको लिफ्ट करता हूँ, ठीक है। हल्का सा बैक मेरा आर्च है, कोर मेरा टाइट है, ठीक है, एंड देन लिफ्ट किया, सही है। अच्छा, बार को आपने ना बेइंतहा ना बहुत ज़्यादा आगे की तरफ लेके रखना होता है, ना बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ रखना होता है। आपने बिल्कुल मीडियल पॉइंट पे रखना होता है। आप इसको स्लो नीचे लेकर आएंगे, ठीक है, आप टच करेंगे, ठीक है, एंड देन आप इसको प्रेस करके स्क्वीज करेंगे इस चेस्ट को, मसल को, अब रैप को कंप्लीट करेंगे। ये हाफ रैप नहीं करना आपने, ठीक है, ना यहाँ पे लाना है, ठीक है। इसको आपने टच किया, चेस्ट अप करके रखना है एंड देन चेस्ट के लोअर पार्ट पे बिल्कुल आप मुझे गौर से देखिए कि मेरा बेंच, मेरी बार कहाँ पर आ रही है। कि बहुत ज़्यादा ऊपर लाऊंगा तो मेरा शोल्डर मसल इंगेज हो जाएगा इसके अंदर, जो कि फ्रंट डेल्ट है, सही है। और हैवी बेंच के ऊपर ये मेरा मसल इंजर्ड भी हो सकता है, मेरा रोटेटर भी ख़राब हो सकता है। तो ये आपको सिक्योर है इसके अंदर। एल्बो आपने ज़्यादा ऐसे नहीं रखनी होती, एल्बो आपको एकदम स्टैंडर्ड ग्रिप पे रखनी होती है, ठीक है। ये प्रेस किया आपने, ठीक है, स्क्वीज टू चेस्ट एंड देन स्लो डाउन। एल्बो लॉक करना होता है आपको बेंच प्रेस करते वक्त, ठीक है।